एक मिस्टीरियस और पावरफुल दुनिया में कहानी शुरू होती है जहां आसमान में तैरते आइलैंड्स और मार्शल आर्ट सेक्ट होते हैं। यहाँ एक लेजेंडरी किताब का जिक्र होता है, 9 एन केव रेसिपीज, जो एंशिएंट डेविल किंग यानी मैजिक एम्परर की नॉलेज से बनी थी। कहा जाता है कि जो इस किताब को मास्टर कर ले वो हेवन और अर्थ जैसी ताकत अपने हाथ में ले सकता है। ये डेंजरस किताब अब मैजिक एम्परर जो इफान के पास है। जो इफान सिर्फ एक रूलर नहीं बल्कि कंटिनेंट का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। उसकी पावर और नॉलेज की वजह से सब उससे डरते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किताब के बारे में सीक्रेट लीक हो जाता है। जैसे ही दुनिया को पता चलता है कि किताब जो इफान के पास है, सारे मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स और सेक्ट लीडर्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। सबको लगता है अगर उन्हें ये किताब मिल गई तो वो भी सुप्रीम पावर हासिल कर लेंगे। इसी बीच जो इफान का डिसिपल जाओ चेंग पैनिक में आकर बताता है कि उनकी माउंटेन ट्रूप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और 7 एम्प्रेस अटैक करने वाले हैं। लेकिन जो इफान बिल्कुल काम रहता है, उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था। वो कहता है 7 एम्प्रेस भी मेरी स्ट्रेंथ के सामने कुछ नहीं है। बाहर डार्क स्काई, लाइटनिंग और हवा के बीच एनिमीज की मैसिव आर्मी उनके फोर्ट्रेस को घेर लेती है और जोर से डिमांड करती है, मैजिक एम्परर बुक हमें दे दो। और यहाँ से शुरू होती है एक एपिक बैटल और बिट्रेयल की कहानी। स्टोर्मी आसमान के नीचे मैजिक एम्परर जो इफान अपने एनिमीज को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता। उसके चेहरे पर एरोगेंस और कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। वो उन सबको इंसल्ट करते हुए कहता है, तुम लोग मेरे सामने सिर्फ इंसेक्ट्स हो। मतलब उसके लिए सामने खड़ी ह्यूज आर्मी की कोई वैल्यू ही नहीं थी। अगले ही सेकंड जो इफान लाइटनिंग की स्पीड से अटैक करता है। एनिमी सोल्जर्स वार्निंग देने लगते हैं, बी केयरफुल ही इज कमिंग। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इफान एक शैडो की तरह आसमान में मूव करता है और सिर्फ एक स्ट्राइक में कई मार्शल एक्सपर्ट्स को हवा में ही काट देता है। खून आसमान में बिखर जाता है और उसकी टेरिफाइंग पावर देखकर सबके चेहरे का कलर उड़ जाता है। उसका अटैक इतना डेडली था कि जो लोग अभी तक कॉन्फिडेंट थे वो भी डरने लगते हैं। लेकिन जो इफान रुकता नहीं। वो हंसी के साथ बोलता है, मैजिक एम्परर जो इफान को रोकना इतना आसान नहीं। उसके लिए ये बैटल सिर्फ एक गेम जैसी लग रही थी। तभी एटमॉस्फेयर और हैवी हो जाता है। जो इफान सडनली स्माइल करता है और कहता है, हा फाइनली तुम लोग आ ही गए। ये वर्ड सुनकर सब समझ जाते हैं कि असली एनिमीज अभी आए हैं, 7 एम्परर्स। आसमान में पावरफुल फिगर्स अपीयर होते हैं और उनका लीडर डिमांड करता है, बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स हमें दे दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। लेकिन जो इफान उन्हें भी लाइटली लेता है। वो कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ कहता है, तुम सब मिलकर भी मुझे डिफीट नहीं कर सकते। जब मौत ही चाहिए तो आ जाओ। तब 7 एम्परर्स का लीडर सॉर्ड एम्परर उसे वार्न करता है कि पूरा सेंचुरी उसके अगेंस्ट है और हर पावर उसको खत्म करना चाहती है। बैटल अब सिर्फ किताब की नहीं बल्कि सुप्रीम पावर और सर्वाइवल की बन चुकी थी। आसमान में चमकती गोल्डन ऑरा के साथ होली लैंड का सबसे पावरफुल एम्परर सामने आता है। उसकी प्रेजेंस ही बैटलफील्ड को साइलेंस कर देती है। वो काम लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में बोलता है, बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स एंशिएंट एम्परर की रेलिक है। होली लैंड के नाम पर इसे सरेंडर कर दो। ये सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, एक डायरेक्ट ऑर्डर था। जो इफान के साथ खड़ा उसका फॉलोवर घबरा जाता है। वो धीरे से वार्निंग देता है, माय लॉर्ड, ये होली लैंड के स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर हैं। पूरी होली लैंड का एनिमी बनना ठीक नहीं। लेकिन जो इफान के चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ चैलेंज और गुस्सा था। जो इफान ठंडी हंसी के साथ बोलता है, होली लैंड का एनिमी, अगर विलेन बनना पड़े तब भी मैं तुमको सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसकी आवाज बैटलफील्ड में गूंज उठती है। सबको लगता है जैसे वो अकेले होते हुए भी पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हो। पर उसी वक्त एक शॉकिंग मोमेंट आता है। पीछे से एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है, माय लॉर्ड, आप सरेंडर कर दीजिए, आपके मरने का वक्त आ गया है। जो इफान की आंखें शौक से खुल जाती हैं। वो मुड़कर देखता है और उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। सामने था जाओ चेंग, वही शख्स जिसे जो इफान ने बचपन से रेज और ट्रेन किया था। सब सच समझ आ जाता है। जो इफान गुस्से और डिसबिलीफ में चिल्लाता है, तो तुम थे, तुमने ही बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स और माउंटेन ट्रूप्स की सारी इंफॉर्मेशन लीक की। जाओ चेंग बिना गिल्ट के स्माइल करता है। वो कहता है, आप मेरे मास्टर थे, लेकिन आपने मुझे कभी बुक्स ऑफ 9 सीक्रेट्स पढ़ने नहीं दिया। मुझे हमेशा थीव की तरह ट्रीट किया। उसके वर्ड्स पॉइजन की तरह थे। जो इफान डिसबिलीफ में पूछता है, सिर्फ इतनी सी वजह के लिए तुमने मुझे बिट्रे किया? और फिर बिट्रेयल और डीप हो जाता है। जाओ चेंग अचानक पीछे से अटैक करता है। ब्लड निकलते हुए भी जो इफान उसकी तरफ देखता है। जाओ चेंग कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, आप बहुत सस्पिशियस और नैरो माइंडेड थे। इस दुनिया में आप किसी पर भी ट्रस्ट ही नहीं करते थे। बैटलफील्ड का सबसे डेंजरस अटैक अब एनिमीज से नहीं, अपने ही डिसिपल से आ गया था।
जाओ चेंग की बिट्रेयल के बाद भी जो इफान टूटने वाला नहीं था। उसके होठों पर खून था, लेकिन आंखों में अब भी वही डेंजरस कॉन्फिडेंस जल रहा था। वो जोर से हंस पड़ा, वेरी गुड, जैसे उसने सब एक्सेप्ट कर लिया हो। लेकिन अगला डिसीजन सबको शॉक कर देता है। जो इफान अपनी रेड ग्लोइंग आईज के साथ डिक्लेयर करता है, अब मैं बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स को अपनी बॉडी के साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि कोई भी इसे हासिल ना कर सके। ये सुनते ही आसपास के होली लैंड एक्सपर्ट्स पैनिक में आ जाते हैं। एक आवाज गूंजती है, ये बुरा है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है। अगले से कन बैटलफील्ड को हिला देता है। जो इफान की बॉडी से टेरिफाइंग एनर्जी फूट पड़ती है, आसमान रोशनी से भर जाता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन सब कुछ निगल लेता है। गोल्डन लाइट और शॉक वेव इतनी पावरफुल होती है कि एनिमीज और अलाइज सब हवा में उड़ जाते हैं। उसने अपनी जान और सैक्रेड बुक दोनों को एक साथ दांव पर लगा दिया। फिर सीन कम्प्लीटली चेंज होता है। रात के जंगल में एक्सप्लोजन के बाद सब कुछ ईरी साइलेंस में डूब चुका था। कई बॉडी जमीन पर पड़ी थी। तभी आसमान से एक स्ट्रेंज व्हाइट एनर्जी स्ट्रीक टूट कर नीचे गिरती है, जैसे किसी सॉल ने डेथ को रिफ्यूज कर दिया हो। वो एनर्जी सीधा एक यंग लड़के के फोरहेड में एंटर कर जाती है। अगले ही पल उसकी बंद आंखें खुल जाती हैं। लड़का शॉक में अपने हाथ और बॉडी को देखता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। और तब एक शॉकिंग रियलाइजेशन होती है। वो धीरे से सोचता है, ये मेरा बॉडी अब ऐसा क्यों है। कुछ सेकंड्स बाद ट्रुथ सामने आता है। जो इफान मारा नहीं था। सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद उसकी सोल सरवाइव कर गई और एक नए लड़के के बॉडी में रिबर्थ हो गई। वो नीचे देखकर कोल्ड एक्सप्रेशन में कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी रिबर्थ इस लड़के के बॉडी में होगी। एक लेजेंडरी एम्परर जिसे सबने डेड समझा, अब एक ऑर्डिनरी बॉय के रूप में वापस आ चुका था और उसकी रिवेंज स्टोरी अभी बस शुरू हुई थी। जो इफान अब नए बॉडी में जिंदा था, लेकिन सिचुएशन उसके फेवर में बिल्कुल नहीं थी। जंगल के अंधेरे में चल ही रहा था कि अचानक उसकी सेंसेस एक्टिवेट हो गईं। उसकी आंख एक डायरेक्शन में शार्पली फोकस हुई। कोई चीज शैडोज में मूव कर रही थी। अगला पल डेंजरस था। घने पेड़ों के पीछे से दो वाइल्ड स्पिरिट वॉल्व सामने आ गए। उनकी ग्रीन ग्लोइंग आईज और मुंह से टपकती लार बता रही थी कि वो नॉर्मल बीस्ट नहीं थे। ये हंग्री और वायलेंट स्पिरिचुअल क्रिएचर्स थे जो वीक प्रे को इंस्टेंटली फाड़ देते थे। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड सीन हुआ जहाँ आम इंसान डर के मारे कांप जाता। वहाँ जो इफान का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहा। उसने वॉल्व्स को देखा और इरिटेटेड टोन में सीधा बोल पड़ा, फक ऑफ। उसकी आवाज में ऐसा प्रेशर था जैसे एक एम्परर अपनी अथॉरिटी दिखा रहा हो। शॉकिंगली वॉल्व्स अटैक करने के बजाय पीछे हट गए। उनके इंस्टिंक्ट्स ने फील कर लिया था कि सामने खड़ा लड़का ऑर्डिनरी नहीं है। चाहे बॉडी वीक हो, लेकिन उसके अंदर की सोल अब भी एक टेरिफाइंग एक्सपर्ट की थी। वॉल्व्स और आसपास के बर्ड्स भी पैनिक में जंगल के अंदर भागने लगे, जैसे किसी अनसीन किंग की प्रेजेंस महसूस हो गई हो। तभी एक वीक आवाज जंगल में गूंजी, जो फन प्लीज सेव मी। जो इफान रुक गया। उसने उस इंजर्ड आदमी को देखा और तुरंत समझ गया ये जरूर इस बॉडी के ओरिजिनल ऑनर का जाना पहचाना वाला होगा। उसकी कोल्ड आइज इंस्टेंटली उस आदमी की कल्टीवेशन को स्कैन करती है और फिर उसके लिप्स पर हल्की स्माइल आती है। नाइस, इसकी पावर सेकंड लेयर में है, ये काम आ सकता है। रिबर्थ के कुछ ही मिनट्स बाद जो इफान सर्वाइवल के साथ साथ अपनी नेक्स्ट मूव प्लान करना शुरू कर चुका था। ओल्ड एम्परर की रूथलेस इंटेलिजेंस अब फिर से जाग चुकी थी। जो इफान की आंखों में ठंडी कैलकुलेशन चमक उठी। इंजर्ड आदमी ने उसके हाथ अपने चेहरे पर महसूस करते ही शौक में चीख दिया, तुम क्या कर रहे हो। उसकी सांसें तेज हो गई थी। सिर्फ एक टच में उसने समझ लिया कि सामने खड़े इंसान असली जियोफन नहीं था। फियर और कंफ्यूजन के साथ वो चिल्ला पड़ा, तुम जियोफन नहीं हो, कौन हो तुम। लेकिन जो इफान के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी कोल्ड स्माइल थी। तुम सही कह रहे हो, मैं जियोफन नहीं हूँ। अगला पल टेरिफाइंग था। अंधेरा जैसा उन दोनों के आसपास जम गया। जो इफान ने अपनी फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट की, द 9 सीक्रेट टेक्निक, ड्रेन टच। उसके हाथ से डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी निकली और सीधा उस आदमी के बॉडी और सोल को कंज्यूम करने लगी। आदमी की आंखें चमक उठी, उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया और जंगल में सिर्फ उसकी चीख गूंज उठी। ये कोई नॉर्मल कल्टीवेशन आर्ट नहीं था। बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स का रिकॉर्ड के मुताबिक ड्रेन टच डेविल पाथ की हाईएस्ट टेक्निक्स में से एक थी। एक ऐसी फॉरबिडन पावर जो दूसरों की सोल और स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करके यूजर को स्ट्रॉन्गर बनाती थी। लेकिन इस पावर को कंट्रोल करना आसान नहीं था। एब्जॉर्ब एनर्जी को रिफाइन करना पड़ता था, वरना सोल रिजेक्शन यूजर को ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। पूरे रात जंगल में साइलेंस रहा। सुबह होने तक वो आदमी सिर्फ एक स्केलेटन बन चुका था और जो इफान मेडिटेशन में बैठा एब्जॉर्ब पावर को प्रोसेस कर रहा था। धीरे से उसने आंखें खोली और अपने हाथ में क्रैकलिंग एनर्जी महसूस की। सुबह हो गई। लगता है इस पावर को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने में एक रात से ज्यादा लगेगा, लेकिन उसकी आईज में सेटिस्फेक्शन साफ दिख रहा था। वीक बॉडी अब धीरे धीरे एक मॉन्स्टर की फाउंडेशन बन रही थी।
लाइटनिंग जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी जंगल में फट पड़ी। जोई फान ने अपनी न्यूली एब्जॉर्ब पावर को टेस्ट किया और एक ही स्ट्राइक में जमीन को हिला दिया। पत्थर टूट गए, धूल और स्मोक हवा में भर गई। धूल के बीच उसकी सिलहट खड़ी थी। उसके बॉडी के अराउंड व्हाइट लाइटिंग क्रैकल करने लगी और उसके लिप्स पर एक डेंजरस स्माइल उभर आई। अंदर ही अंदर उसकी हेट्रेड अब भी जिंदा थी। सॉर्ड एम्परर जो चेंग, इंतजार करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। उसकी आंखों में पुरानी जिंदगी का रिवेंज जल रहा था। होली लैंड से निकाला गया, बिट्रे किया गया और मार दिया गया, लेकिन अब किस्मत ने उसे दूसरा चांस दिया था। वो हवा की स्पीड से ट्रीज के बीच जंप करने लगा। हर मूवमेंट पहले से ज्यादा स्मूथ और पावरफुल थी। उसने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को फील किया। इस बॉडी को मैंने 0 से 5th लेयर तक रिपेयर कर लिया है। ये वीक मॉर्टल बॉडी अब धीरे धीरे कल्टीवेटर के लायक बन रही थी। फिर भी जोई फान जानता था कि उसका ओरिजिनल पीक स्ट्रेंथ अभी बहुत दूर था। लगता है होली लैंड वापस लौटने में काफी वक्त लगेगा। अचानक उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। वो एक ट्री ब्रांच पर रुक गया। सेंसेस शार्पन हो गए। वहाँ कुछ है। नीचे जंगल के क्लियरिंग में कई लोग तलवार लेकर घेरे हुए खड़े थे। टेंशन हवा में महसूस हो रही थी। जोई फान चुपचाप ट्री के पीछे से देखने लगा। तब एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, सन फैमिली के लोग, तुम गद्दार हो, तुमने हमें धोखा दिया है। और उस पल जोई फान समझ गया, जंगल में सिर्फ कल्टीवेशन नहीं, पॉलिटिक्स और बिट्रेयल का गेम भी चल रहा था। पैंग टोंगलिंग ने अपनी तलवार और मजबूत पकड़ ली। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सन फैमिली, तुम गद्दार हो, तुमने हमें धोखा दिया है। उसके पीछे लुओ फैमिली के कुछ गार्ड्स और 2 बहनें खड़ी थी। एक ग्रेसफुल लेकिन फियरलेस लड़की और उसकी छोटी बहन थी। दोनों की आंखों में रेजिस्टेंस चमक रहा था। सामने खड़े आदमी ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसका नाम था सन गोंजिया। पैंग टोंगलिंग, हमने सालों तक साथ काम किया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि करंट अफेयर समझो। उसकी आवाज में दोस्ती नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन थी। हुई लोंगझंग लुओ फैमिली की इनहेरिटेड स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट है, जनरेशन से जनरेशन तक। ये सुनते ही सब समझ गए, बैंडिट्स और सन फैमिली सिर्फ लूट के लिए नहीं आए थे। उनका असली टारगेट था हुई लोंगझंग टेक्निक। लेकिन ब्राउन लड़की ने बिना डरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। चाहे हम मर भी जाएं, हम तुम्हें ये कभी नहीं देंगे। उसके साथ खड़ा छोटा लड़का भी गरज उठा, सिस्टर मुझे मत रोको, मैं इन गद्दारों को खत्म कर दूंगा। ट्री के ऊपर छुप कर सब देख रहा। जोई फान सब सिचुएशन समझने लगा। तो लुओ फैमिली बैंडेड से डील कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने लुओ फैमिली नाम सुना, उसके दिल में अजीब सी किसक उठ गई। एक अनफेमिलियर इमोशन, लुओ फैमिली और मेरे इस बॉडी से क्या रिलेशन है? बेटर होगा मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वो क्वाइटली जंप करके वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी उसके बॉडी के अंदर एक वायलेंट रेड एनर्जी फ्लैश हुई। जोई फान अचानक हवा में फ्रीज सा हो गया। उसकी आंखें शॉक से फैल गई। ये क्या हुआ? अगले ही पल एक स्वॉर्ड अटैक सीधा उसकी तरफ आया, लेकिन अटैक लैंड होने से पहले ही जोई फान ने उंगलियों से तलवार को पकड़ लिया। उसके लिप्स पर एक कोल्ड स्माइल उभर आई और जंगल की हवा अचानक और ज्यादा डेंजरस हो गई। जोई फान के हाथ में तलवार रुक गई थी, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक अनबियरेबल दर्द फूट पड़ा। उसे लगा जैसे उसका दिल बिजली की तरह फट रहा हो। दर्द हो रहा है। वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। पसीना उसके चेहरे से बहने लगा। उसका दिमाग कंफ्यूजन से भर गया। ये क्या हुआ? क्या मेरी ट्रेनिंग का साइड इफेक्ट है ये? उसने तुरंत अपने बॉडी को एग्जामिन करना शुरू किया। क्या मेरी मैजिक सुटेबल नहीं? क्या ये बॉडी कल्टीवेशन के लायक ही नहीं? क्या ये लड़का वेस्ट है? लेकिन जितना वो चेक करता गया, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता गया। हार्ट नॉर्मल, मेरिडियंस नॉर्मल, ब्रीथिंग भी परफेक्टली नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था। फिर प्रॉब्लम थी कहाँ? जोई फान ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। गलत क्या है? तभी उसकी नजर नीचे बैटलफील्ड पर पड़ी। लुओ फैमिली और बैंडिट्स अब भी आमने सामने खड़े थे और उसी पल उसके चेस्ट का दर्द अचानक से कम हो गया। उसकी आंखें हल्की सी फैल गई। क्या? वो ट्री ब्रांच पर रुककर नीचे देखने लगा और फिर उसे रियलाइजेशन हुआ, बिल्कुल जब मैंने मिस लियो को देखा, दर्द गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने का सोचता, दर्द दोबारा से उसके सीने को चीरने लगता। उल्टा जब मैं यहाँ से दूर जाता हूँ, चेस्ट और ज्यादा दर्द करता है। अचानक एक पुरानी और डार्क मेमोरी उसके दिमाग में फ्लैश हुई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ये हार्ट मैजिक है। कल्टीवेटर्स के लिए हार्ट मैजिक एक ब्लेसिंग नहीं, बल्कि कर्ज जैसी चीज होती है।